मोटर बोट से ही बिहार से निकल गए हैं पानी के रास्ते सीधे प्रयागराज पहुंचने। तस्वीर देखिए जरा, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये 4-6 लोगों को जो आप देख रहे हैं, ये मोटर बोट से जा रहे हैं पानी के रास्ते गंगा में, और इन्हें सीधे संगम पहुंचना है। पानी के रास्ते ही बिहार से निकले। भाई अब इनके बारे में आपको बताऊं कौन लोग हैं जो महाकुंभ पहुंचे और इसी रास्ते से। महाकुंभ में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। सड़कों पर लोगों को 10-10 घंटे जाम में फंसना पड़ रहा। ट्रेन से लेकर फ्लाइट की टिकटें तक नहीं मिल पा रही हैं। वहीं बिहार से 7 लोगों ने जाम को मात देने वाला प्लान बनाया। ये 7 लोग मोटर बोट के जरिए महाकुंभ पहुंचे। इनमें से 6 बिहार के और 1 उत्तर प्रदेश के बलिया का रहने वाला। 275 किलोमीटर का सफर बिना जाम के ही इन लोगों ने पूरा कर लिया। इतना ही नहीं, 7 लोगों की यात्रा पर कुल 20,000 रुपए का खर्चा आया है। संगम में इन्होंने डुबकी लगाई और वापस इसी रास्ते से बिहार भी पहुंच गए। मोटर बोट पर इन्होंने गैस सिलेंडर, चूल्हा समेत खाने पीने के पूरे इंतजाम किए थे। 2 लोग नाव चलाते थे और बाकी 5 लोग आराम करते थे। आने जाने का लगभग 550 किलोमीटर का सफर इन्होंने 84 घंटे में पूरा किया। मोटर बोट पर सवार लोगों ने इसे अनूठी रोमांचकारी यात्रा बताया। बक्सर के कमरिया गांव के से ये मोटर बोट यात्रा शुरू हुई थी। फुल प्रूफ प्लान के साथ इन लोगों ने अपनी यात्रा शुरू की और इन लोगों ने नाव में 2 इंजन लगाए थे ताकि एक में खराबी आए तो दूसरे इंजन से नाव चला सकें। नाव पर ही 5 किलो गैस वाला सिलेंडर, चूल्हा, 20 लीटर पेट्रोल, सब्जी, चावल, आटा और रजाई गद्दे रख लिए थे। मोटर बोट पर सवार सभी 7 लोगों ने, पेशेवर नाविक है ये 7, अपने अपने शहर में नाव चलाकर परिवार पालते हैं। अब ये 7 लोग इस रोमांचक सफर को जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। आइए अब आपको सुनाता हूं, सुनिए जरा रोमांचकारी सफर महाकुंभ तक तय करने वाले नाविक क्या कह रहे हैं। इसी नाव से हम लोग यात्रा किए हैं प्रयागराज का, और रास्ते में हम लोग आपस में 7-8 थे, तो 2 रात में चला रहे थे, 2-4 दिन में कोई खाना बना रहा था। मतलब आपस में रातों दिन नाव चलाते हुए हम लोग गए और संगम स्नान किए। तो आपने देख लिया जो प्रयागराज पहुंचे हैं। अब क्या हाल है 26 फरवरी तक महाकुंभ है। 26 फरवरी से पहले आज ये प्रयागराज स्टेशन की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, वहां आज भी उतनी ही भीड़ है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, बाकायदा वहां अनाउंसमेंट हो रहा है क्योंकि दिल्ली में हादसे के बाद बाकी जगह प्रशासन सचेत हो गया। देखिए महाकुंभ में रिकॉर्ड टूट रहे हैं। कैसे महाकुंभ में लोग भी आ रहे हैं और पैसों की बारिश भी हो रही है, यानी यूपी सरकार की कमाई भी हो रही है। 53-54 करोड़ लोग आए हैं तो पैसों की बारिश भी शुरू हो गई। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड टूटता जा रहा है। आज 1 करोड़ 23 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है। अब तक कहा जा रहा है 52 करोड़ 96 लाख लोगों ने स्नान किया है। महाकुंभ को लेकर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। योगी ने कहा 60 करोड़ लोग संगम में डुबकी लगाएंगे। प्रयागराज महाकुंभ से ही जीडीपी में 3.5 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हो गई है। जी हां, 3.5 लाख करोड़ योगी कह रहे हैं। महाकुंभ में आज फिर जबरदस्त भीड़ दिखी है। प्रयागराज के सभी 7 एंट्री पॉइंट जाम हो गए। भीड़ के चलते संगम स्टेशन को 26 फरवरी तक बंद कर दिया गया। महाकुंभ में तैनात अफसरों की ड्यूटी 27 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। मेला क्षेत्र में गाड़ियों की एंट्री फिर से रोक दी गई है और सभी तरह के पास रद्द कर दिए गए। प्रयागराज से गुजरने वाली 19 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। गाड़ियों को संगम से 10 से 12 किलोमीटर पहले पार्किंग में रोका जा रहा है और इससे लोगों को संगम तक पैदल ही जाना पड़ रहा है। उसके बाद भी लोग पहुंच रहे हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं सियासतदान। जो गिनती नहीं बता पा रहे हैं, कहते हैं हमारे डिजिटल को था, डिजिट नहीं बता पा रहे, कितने लोगों की जान चली गई। ये कह रहे हैं कि इतने करोड़ आए, इतने करोड़ आए, लेकिन मरने वालों की गिनती नहीं गिन पा रहे हैं। भीड़ है, लेकिन उसका अपना आनंद अलग है। उस भीड़ के बीच से ही आनंद लेने की आवश्यकता है। थोड़ा पैदल चलना पड़ सकता है, लेकिन चलना चाहिए। यही जीवन है। ये आप खुद छिपा रहे हैं चीजों को। हम व्यवस्थाओं पर जरूर जो आप खराब व्यवस्था करेंगे तो जरूर बोलेंगे। मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से चीजें ध्वस्त हैं और 1000 गाड़ियां, लाखों गाड़ियां खड़ी हैं पूरे बॉर्डर्स पे, पूरे क्षेत्र में, उनको परेशानी हो रही है। तो ये व्यवस्था, अब ये क्या, इस पे क्या कहेंगे? वो इस पे इनकी हम बढ़ाई करेंगे, प्रशंसा करेंगे। महाकुंभ में छोटी छोटी कमियां देख रहे हैं, गलतियां देख रहे हैं, और जिस महाकुंभ को बदनाम कर रहे हैं उस महाकुंभ में गोता लगा रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं, डोले दिखा रहे हैं, अपने डोले भी दिखा रहे हैं आते हुए। जब आप इनवाइट कर रहे हैं 50 करोड़ लोगों को महाकुंभ के लिए, तो उसकी तैयारी उसी हिसाब से रेलवे को करनी चाहिए थी। उसी हिसाब से तैयारी वहाँ प्रयागराज में होना चाहिए था, वहाँ भी वही हुआ। व्यक्ति ये चाहता है 144 साल बाद ये कुंभ आया है, और मुझे ऐसा लगता है कि रेल मंत्रालय ने जो योजना बनाई है उस योजना को वो अमली जामा पहनाएंगे। और वैसे भी 26 मार्च तक कुंभ है और हर व्यक्ति कुंभ में जाना चाहता है, ये आस्था का प्रतीक है। लेकिन सरकार, मुझे लगता है कि मुस्तैदी से इसको चुनौती के रूप में सरकार ने लिया है। आइए महाकुंभ से आगे बढ़ते हैं। कल एक बड़ी खबर आपको बताई थी कि एक भारतीय महिला को दुबई में फांसी दी गई। उसमें एक अच्छी खबर यह आई है, दावा था कि 15 तारीख को फांसी दे दी गई। खबर यह है कि शहजादी की फांसी रुक गई, अभी फांसी नहीं दी गई।
शहजादी दुबई में थी, एक 4 महीने के बच्चे की हत्या का आरोप लगा और फांसी की सजा हुई। दावा किया गया 15 को फांसी दी गई, लेकिन अभी फांसी रुक गई है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, कल मैंने आपको दिखाया था शहजादी के पिता जो बांदा में रहते हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि शहजादी ने आखिरी कॉल किया था और बताया था फोन पर कि ये उसका आखिरी फोन है। मां बाप का उसके बाद रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन अभी जो खबर मिल रही है वो ये कि शहजादी की फांसी रुक गई है। अब आपको बताऊं फांसी कैसे रुकी, क्या हुआ और कैसे ये चमत्कार हुआ, ये आपको बताता हूं। देखिए जरा, शहजादी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की रहने वाली है। पहले दावा था कि यूएई में फांसी की सजा दे दी गई। सजा से पहले शुक्रवार को उसने माता पिता को फोन किया। खुद शहजादी ने कहा यह मेरा आखिरी कॉल है। शहजादी को 24 घंटे में फांसी दिए जाने का दावा किया गया। हालांकि अब खबर है कि फांसी अभी रुक गई है। शहजादी अबू धाबी की जेल में सही सलामत है। दूतावास ने यूएई के अधिकारियों से इस बात की पुष्टि की है। शहजादी की फांसी के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर की गई है, यानी फांसी को रोका जाए इसके लिए एक याचिका लगाई गई और फिलहाल यह मामला अभी विचाराधीन चल रहा है। भारतीय दूतावास भी मामले में लगातार कार्रवाई कर रहा है। 2021 में शहजादी दुबई गई, हत्या के आरोप में फांसी की सजा हुई थी। फिलहाल वो अबू धाबी की जेल में कैद है। अब सुनिए, जब सोचिए कल पिता रो रहे थे इस वजह से कि बेटी को फांसी दे दी गई है, उस पिता को जब यह पता चला कि बेटी अभी यूएई में सही सलामत है, तो सोचिए उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा। सुनिए अब मोदी जी से वो क्या कह रहे हैं। आज मुझे ये मन चला कि 7 बजे उसको तलब कमरा भी दे दिया गया, तो सब बताया। उसके बाद फिर आज सुबह मुझे ये एक दमान हमारी इसमें दमान लग के, तो वो वही काम करता है अबू धाबी में, दुबई में। उसने बताया कि 7 बजे जाके मेरी बच चुकी है। फिर काफी कई घंटे के बाद या अभी 10 मिनट पहले उसने बताया, फोन आया कि शुक्रवार दिन कर दिया गया उसको, जो भी फैसला होगा शुक्रवार को होगा। तो अभी फांसी नहीं दी गई। ईश्वर ने मौका दे दिया अल्लाह ने, तो आप बचा लें। खून का माल है, मेरी लड़की बेकसूर है, क्योंकि जिस मुकदमे में बच्चे के टीके का जिक्र नहीं हुआ कि टीके लगे थे उसके, जो 6 महीने के लगते हैं, वो 4 महीने की दिन में लग जाते हैं, वो बच्चा उसी रात को मर जाता है नीला बदन होकर, पोस्टमार्टम नहीं होता उस बच्चे का। मेरी लड़की के अरबी और इंग्लिश में पेपर में दस्तखत करा लिए थे, जो कि इंग्लिश कठिन तो अरबी होती है, कोई जानबूझ कर कोई मौत में दस्तखत करेगा। इस बिना पर वहाँ की अदालतें, और मेरी लड़की सुनी नहीं गई, फांसी देती चली गई। लेकिन आज मुझे कुछ हाथ ये है कि कुछ ऊपर कुछ चाहता है आपसे मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप तो पूरे देश की, आपकी बेटी हैं और पूरे भारत देश की आपकी बेटी हैं, और मैं यही विदेश मंत्री साहब से कहूँगा कि आपकी बेटी है, इसी तरह जो लड़की है निर्दोष है, वो उस बचा ले प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्री जी जो आप पाव वाले हैं, उसको बचा लीजिए, उसको भारत ले आइए, जांच करवा दें। अगर कहीं भी डिफॉल्ट आता है मेरी लड़की, तो बिल्कुल मैं खुद कहूँगा फांसी दिला कर मेरी लड़की को बारी दे दीजिए, नहीं सही सलामत उसको निकाल लें, मौका दे दिया ईश्वर ने, उनका माल है। मैं मेरे पास आप लोगों को दुआ देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, दुआ ही दे सकता हूँ, दुआ ही दूंगा जब तक जिंदा